ठीक। संधि पढ़ रहे थे हम, ठीक है। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं पहले जो हमने बात की थी। आज मैं आपको लिखवाऊंगा भी संधि के बारे में। संधि शब्द की व्याख्या पढ़ा रहा था और उसके बाद कुछ बिंदुओं पर मैंने बात की थी। संधि विच्छेद करने में संधि के नियमों पर हमें ध्यान देना है। हाँ जी, हाँ, पहले व्यवस्थित हो जाओ। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये कॉपी बंद कर लो तो ऑटोमेटिक ही आवाज आएगी। इतनी तेज तो आवाज आ रही है, और कितनी की आवाज चाहिएगी? ठीक है, उसको बंद कर दो ना, गेट को। इतना तो सेंस होना चाहिए कॉमन। हाँ, नहीं तो आगे आ जाओ, बेंच खाली। किसको सुनाई नहीं दे रही आवाज? एक मिनट, मेरी आवाज किसको सुनाई नहीं दे रही है बताओ? लास्ट में अब दे रही है? नहीं, वो तो देगी, वो पहले भी दे रही थी। मेरे को इलाज आता है इसका, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना? आवाज सबको सुनाई दे रही है, और थोड़ा व्यवस्थित पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, आपको ही फायदा है। बाकी मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ये माइक बंद किया, अभी निकल भी जाऊं, फिर आपको ही दूसरे टीचर को ढूंढना पड़ेगा। अनुशासन बनाए रखें, आवाज वैसे सुनाई दे रही है। आप कितनी, कौन सा दिन है अपना को पढ़ाते पढ़ाते? हाँ, 8 दिन तो हो गए होंगे। 8 दिन में तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई, और आज अचानक कैसे ये प्रॉब्लम आई? वो गेट उधर वाला जो है ना, वो खुला हुआ है, तो ऊपर की क्लास कोई हो रही होगी, शायद उसकी आवाज अंदर आ रही होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा उसको दरवाजा बंद कर लिया करो, तो ऐसा इश्यू नहीं हो। देखिए, हम बात कर रहे थे संधि शब्द पर। सबसे पहले लिखवाऊंगा बाद में, पहले थोड़ा इस पर और बात कर लेते हैं। संधि शब्द जो बना है, ये सम प्लस धी से बना हुआ। सम प्लस धी। सम का अर्थ होता है सम्यक। सम का मतलब होता है सम्यक, बहुत जगह पर आने वाला है, हर जगह इसको एक ही अर्थ में ग्रहण करना है। और धी का अर्थ होता है धारण करना। धी का अर्थ क्या होता है? धारण करना। धारण करना, सम्यक रूप से धारण करना का मतलब होता है जब दो वर्ण उचित रूप से पास में मिले और एक नया रूप धारण करेंगे, तभी संधि होती है। और उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आपको बताई, क्या है? ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन, परिवर्तन। तो अब हम इस पर बात करते हैं। दो वर्णों का मेल जिसमें ध्वनि परिवर्तन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस धी। और ये सम प्लस धी संधि विच्छेद जो हुआ है, ये किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। ये याद रखना, मैं इस शब्द को व्यंजन संधि में वापस लेकर के आऊंगा और इसका संधि विच्छेद पढ़ूंगा। संधि का अपोजिट भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। संधि शब्द की व्याख्या कर रहा हूं केवल। संधि का अपोजिट कई बार बच्चे समास लिख करके आ जाते हैं, जबकि संधि का अपोजिट होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। ये ध्यान रखना। समास का व्यास होता है, उपसर्ग का परसर्ग या अपसर्ग। जब भी जो टॉपिक आएगा उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो संधि का विलोम क्या लिखना? हमें विग्रह, विच्छेद नहीं लिखना, याद रखना। संधि में हम जोड़ कर रहे हैं तो उसको अलग करते हैं, तो लड़के विच्छेद भी लिख के आ जाते हैं। विग्रह करना होता है, सही, ठीक है, मानक यही है। संधि का विलोम विग्रह होता है। और संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस धी से हुई है। सम का मतलब सम्यक, धी का मतलब धारण करना है। संधि के लिए अपेक्षित बात क्या है? ध्वनि परिवर्तन। अब जो हम बात करते हैं, जो मुख्य है कि संधि के भेद कितने, तो याद रखना संधि के जो भेद है वो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, और वो कितने? 3। कितने भेद हैं? 3 है। सवाल ये आता है कि 3 ही भेद क्यों होते? 4 क्यों नहीं होते? 5 क्यों नहीं होते? तो याद रखना, हम संधि जो करते हैं वहां हम वर्णों की जोड़ करते हैं। किसकी जोड़ करते हैं? वर्णों की। तो हमारे लिए वर्ण कौन से हैं? स्वर, व्यंजन, और जिसकी गिनती नहीं हुई फिर भी हमने उनको वर्ण माना, वो कौन थे? अयोगवा में कौन था? विसर्ग। तो ये 3 प्रकार के वर्णों का मेल है सारा, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? भेद की संख्या कितनी करते हैं? उनकी 3। अब इनके वर्गीकरण का आधार क्या है? परिणाम, रिजल्ट, याद रखना। इसके आधार पर हमने संधि का विभाजन किया। अब वो कैसे है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। संधि का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 तरीके से। सबसे पहले स्वर, दूसरा संधि हमारी आ जाएगी व्यंजन, और तीसरे नंबर की जो संधि आती है वो आती है विसर्ग।
जब भी हम संधि प्रक्रिया करते हैं तो हमारे सामने ये दो कंडीशन बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आर, आर यानी परिणाम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब भी कोई वर्ण जुड़ेंगे वो किस कंडीशन में हो सकते हैं? नंबर एक, अगर स्वर के बाद क्या मिले? स्वर। स्वर के बाद क्या मिले? स्वर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 11 स्वर, 11 स्वर में से कोई भी आ जाए तो परिणाम हमें क्या मिलेगा? स्वर। इसलिए इस संधि का नामकरण क्या हुआ है? स्वर संधि। तो इसका मतलब स्वर संधि में हमें पूरे स्वर पर ही फोकस करना है। व्यंजन संधि की बात करें तो इसके लिए क्या बात होती है? अगर स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? व्यंजन। या फिर व्यंजन के बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए। ठीक है, या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए। इन तीनों ही परिस्थितियों में परिणाम हमें क्या मिलता है? व्यंजन। उससे कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्लियर? इसी प्रकार अगर विसर्ग के बाद या तो आ जाए स्वर या आ जाए व्यंजन, ठीक है, और विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है, यहां पर वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए विसर्ग का परिवर्तन होता है, इसलिए इस संधि को हमने क्या नाम दे दिया? विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर के बाद स्वर, चलिए इसको थोड़ा सा उदाहरण देके एक बार समझा देता हूं कैसे ये बन रहा है। परम, इसके अंत में कौन आ रहा है? अ। यहां हम बात करें तो इधर एक और ले लिया हमने, अणु। अ और अ मिलके क्या बनाएगा? आ, और ये बन गया परमाणु। ठीक है, अच्छा यहां जो स्वर मिला वो कौन है हमें? आ स्वर मिला है, तो परिणाम हमें स्वर मिला, इसलिए संधि को हमने क्या नाम दे दिया? स्वर। इसको और आगे गहराई से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, इसके आगे जो भेद है। इसी तरह स्वर के बाद अगर व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर है, या व्यंजन के बाद व्यंजन है, जैसे देखिए ये है दिक, ये व्यंजन है, और ये आ गया गज, और क्या बनेगा? दिग्गज। चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दिग्गज में परीक्षा में पूछे संधि कौन सी है, तो देखो ये कौन है? व्यंजन। ये कौन है? व्यंजन। परिणाम हमें क्या मिला? व्यंजन। तो दिग्गज में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसी प्रकार ये मन ह, और इधर आ गया विज्ञान, और ये बनेगा मनोविज्ञान। आगे पढ़ाऊंगा इसको विसर्ग संधि में कैसे बना है, रूल क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन विसर्ग परिवर्तित हो गया है, इसलिए इस संधि को हमने क्या नाम दिया? विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि है, परिणाम के आधार पर इसके 5 भेद है। कितने भेद हैं? 5। अब वो 5 भेद कौन कौन से, उस पर बात करते हैं क्रमशः। 1 2 3 4 5। नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर गौण, तीसरे नंबर पर वृद्धि, और चौथे नंबर पे यण, और 5वें नंबर पे अयादि। देखिए जिसका जैसा नाम है वैसा ही परिणाम है, और वैसा ही उसके अंदर काम होने वाला। दीर्घ संधि, उससे पहले हम बात करते हैं। दीर्घ संधि में हमने बात की थी सजातीय स्वर, याद करिए, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अर्थात समान जातीय सजातीय स्वर के बाद सजातीय स्वर आने पर परिणाम जो दीर्घ होता है वो अगर हमें मिलता है, और जैसे देखिए ये है अ और ये है अ, परिणाम क्या मिला? आ। इनका दीर्घ रूप कौन होता है? आ। इसी प्रकार ई और ई, इसका दीर्घ रूप कौन होता है? ई। इसलिए ये दीर्घ परिणाम मिलने के कारण अब इसका नाम क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि। परिणाम दीर्घ मिलने पर। ठीक है, इसमें कितने परिणाम मिले हमें? 3। ओके, अब बात करते हैं गुण संधि। याद रखना गुण संधि में मैंने पढ़ाया था ए और ओ, और इधर बनेगा अर। ये 3 ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें गुण ध्वनि कहा गया संस्कृत में। परिणाम हमें इस रूप में मिलेगा, इसलिए इस संधि को हमने क्या नाम दिया? गुण संधि। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं और गहराई से, आगे और पढ़ेंगे। परिणाम ए कैसे मिल रहा है, जैसे देखिए ये है नरेंद्र, ध्वनि पहचानो कौन सी आ रही है? ए। इसी प्रकार परोपकार, कौन सी ध्वनि आ रही है? ओ। और इधर आ गया सप्तर्षि, कौन सी ध्वनि आ रही है? अर। इसका मतलब जहां पे ए ओ अर आए वहां गुण संधि होगी। परीक्षा में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं किस विकल्प में सभी गुण संधि के उदाहरण है, तो आपको ये चेक करना है कि ध्वनि ए ओ अर अगर आ रही है तो उसमें संधि कौन सी हो जाएगी?
गुण। चलिए इसमें भी परिणाम कितने मिल रहे हैं हमें? 3। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वृद्धि, वृद्धि का अर्थ है मात्रा में गुणात्मक वृद्धि होना। ए की जगह हो जाएगा आय, ओ की जगह क्या हो जाएगा? आओ। ठीक है, इसके भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सदा धन ऐव क्या बनेगा? सदैव। मात्रा कितनी आ रही है? 2। और परम धन ओजस्वी पर मौजस्वी, ये 2 मात्रा आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि संधि में परिणाम कितना मिल रहे हैं हमें? कितने मिल रहे हैं? 2। पूरे संधि प्रकरण में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर संधि मानता हूं तो मैं ये मानता हूं। जब ये संधि में पढ़ा हूं तब आपको विशेष तौर से इसको पढ़ना है, क्योंकि इस संधि के अंदर संधि ही नहीं, शब्द शुद्धि का मसला है। आपको बहुत सारे उपसर्ग यहां पूछे जाएंगे, यानी उपसर्ग का टॉपिक भी हमारा यहां से क्लियर होने वाला। इसलिए इन 5 में से अगर प्राथमिकता दी जाए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संधि की, तो वो नंबर 1 पर ये संधि आती है। मुझे जहां तक लगता है कि आरपीएससी के इतिहास को अगर खंगाले है, शायद ही ऐसा कोई परीक्षा जहां हिंदी का पाठ्यक्रम होता है और इसमें यण संधि का प्रश्न नहीं आया हो। यण संधि का प्रश्न अवश्य आता है, क्योंकि ये संधि थोड़ी निर्माण प्रक्रिया में ऊपर की 3 संधियों से थोड़ी भिन्न है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। खैर, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से परिणाम मिलेंगे। एक मिलेगा आपको य, एक परिणाम मिलेगा आपको व, और एक परिणाम मिलेगा र। क्या मिलेगा? य, व, र। और इसमें क्या, इनके अंत में क्या लगेगा? स्वर। अंत में स्वर लगेगा, इसलिए ये स्वर संधि के दायरे में आ रही है। बाकी आपको यहाँ व्यंजन दिख रहे हैं पर ये अधूरे, और इसमें पूरा ये स्वर लगने के बाद अब ये स्वर के अंदर इंक्लूड हो गई है। अयादि, इसमें भी कितने परिणाम मिले हमें? 3। अयादि, अयादि संधि का नामकरण बड़ा विचित्र, वैसे हिंदी में इसको पढ़ाने का कोई तुक नहीं है, ये संस्कृत का कंसेप्ट है, पर चल रही है तो हम भी इसको पढ़ लेते हैं। वैसे अयादि में 4 परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले नंबर का परिणाम मिलेगा आपको अय, दूसरे नंबर का परिणाम मिलेगा आय, तीसरे नंबर का मिलेगा अव, और एक मिलेगा आव, और अंत में लगेगा स्वर। ये ध्यान रखना, 4 परिणाम मिल रहा है ना, तो मिल रहे हैं। इस अयादि को, अयादि नामकरण किस आधार पे हुआ है? अय आदि, बार बार अय आय अव आव कितनी बार बोले, इसलिए हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अयादि। अब ये संधि पूरी ध्वनि केंद्रित है, इसलिए यहां हमें शब्द की ध्वनि पर फोकस करना है। जैसे देखिए अय कहां आ रहा है, जैसे इसको बात करें इस पर, तो देखो चयन, ध्वनि पहचानो, इसमें कौन सी आ रही है? अय, चयन। जैसे नयन, कौन सी ध्वनि आ रही है? अय, अय की ध्वनि आ रही। आय की बात करें तो जैसे नायक, कौन सी ध्वनि आ रही है? आय। अव की बात करें जैसे पवन, अव की ध्वनि आ रही है। आव की बात करें तो पावक। अर्थात यूं कह दो मोटे मोटे तौर पर ये सारे उदाहरण अयादि संधि के, यानी कि ये संधि आपको, ये अगर आपको ध्वनि क्लियर है तो आप इसका संधि विच्छेद भी कर लोगे। अब इसमें कितने परिणाम मिल रहे हैं? 4। अब टोटल अगर हम परिणाम को गिनते हैं तो परिणाम हमें मिलेंगे 15। इन 15 प्रकार के ध्वनि परिवर्तन के नियमों को हम पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारी सिर्फ एक संधि क्लियर होगी, और वो कौन सी होगी? स्वर। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसमें से भी नंबर 1 पर कौन सी संधि? हमारी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में कौन कौन से परिणाम है पहले वो देखिए। आ, एक है बड़ी ई और एक है बड़ा ओ। हालांकि संस्कृत के अंदर, इसके अंदर एक और परिणाम होता है ये, जिसको बड़ी री वाला, वो हमारे हिंदी में है ही नहीं और हम इसको पढ़ाते भी नहीं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं तो ये है पितृ और ये आता है ऋण। ठीक है, और वो संस्कृत का कंसेप्ट है और ये इस तरीके से वो लिखा जाता है, और हमारे हिंदी में इसका कोई तुक नहीं है, इसलिए न मैं इसको पढ़ाता हूं और न मैं इसको स्थान देता हूं, और हमारी व्याकरण में भी हिंदी में इनका कोई स्थान नहीं है। हम इन 3 पर ही बात करते हैं और इन्हीं पर प्रश्न बनते हैं। अब ये कैसे बनता है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको आगे कितनी बातें समझनी है। ये है अ और ये आ, और ये अ और ये आ, परिणाम हमें क्या मिलेगा? आ। अब असली खेल क्या समझना है वो देखें। अ के बाद अगर अ आए, परिणाम क्या मिलेगा? आ। ये पहले टाइप का उदाहरण है। अ के बाद आ आए, परिणाम क्या मिलेगा? आ। ये दूसरे टाइप का उदाहरण है।
इसी प्रकार आ के बाद अ आए, परिणाम क्या मिलेगा? आ। ये तीसरे टाइप का उदाहरण। आ के बाद आ क्या मिलेगा? आ। इसका मतलब आ के परिणाम को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए हमें कितने टाइप के उदाहरण पढ़ने? 4। इसी प्रकार 4 टाइप के उदाहरण इसमें पढ़ने पड़ेंगे, 4 टाइप के उदाहरण इसमें पढ़ेंगे। टोटल कितने हो गए? 12। इन 12 प्रकार के उदाहरणों को पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारी एक संधि क्लियर होगी। कौन सी? दीर्घ संधि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसके लिए कितने सारे नियम है और कितने उदाहरण पढ़ने की हमें आवश्यकता। बात समझ में आ गई है? चलिए, तो दीर्घ संधि में परिणाम कौन कौन से मिलते हैं? आ, ई, उ। गुण संधि में ए, ओ, अर। वृद्धि संधि में आई, औ। यण संधि में य, व, र। और अंत में क्या लगेगा? स्वर। अयादि में अय, आय, औ, आ। क्लियर हो गया? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। क्लियर हो गया? अगर स्वर के बाद स्वर आए, परिणाम क्या मिलेगा? कौन सी संधि? स्वर। स्वर के बाद व्यंजन, परिणाम क्या मिलेगा? व्यंजन। व्यंजन के बाद स्वर, परिणाम क्या मिलेगा? व्यंजन। व्यंजन के बाद व्यंजन, परिणाम क्या मिलेगा? व्यंजन। इसलिए इस संधि को हमने क्या नाम दिया है? व्यंजन। अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आए, परिवर्तन किसका होगा? विसर्ग का। इसलिए उस संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। क्लियर हो गया? संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस दी। ये किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन। सम का मतलब सम्यक, धी का मतलब। संधि के लिए अपेक्षित नियम क्या है? ध्वनि प्रयोग। संधि के वास्तविक भेद कितने हैं? 3। और वो तीनों ही भेद किस आधार पर है? परिणाम, रिजल्ट के आधार पर। संधि का विलोम क्या होता है? यहां तक बात समझ में आ गई? जब कोई शब्द या वर्ण आपस में जोड़ते हैं और उसमें ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? संयोग। क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? चलिए, अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए संधि, और सबसे पहले लिखिए उसकी परिभाषा। और लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए संधि और लिखिए परिभाषा। लिखिए, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से ध्वनि में दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार, दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे जैसे परम प्लस अणु बराबर परमाणु, परम प्लस अणु बराबर परमाणु। और इसी के नीचे एक उदाहरण और लिखो, दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज। परम प्लस अणु परमाणु, और इसी के नीचे एक और उदाहरण लिखिए, दिक् प्लस गज दिग्गज। लिख लिया? अब इसके नीचे एक नोट लिखिए, और नोट के अंदर लिखिए, जब दो शब्द या वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो शब्द या वर्ण आपस में मिलते हैं और ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है, और ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है,
वहां संयोग होता है। जब दो वर्ण या दो शब्द आपस में मिलते हैं और ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है, वहां संयोग होता है। जैसे जल प्लस धारा बराबर अमृत धारा, जल धारा। जल प्लस धारा क्या बनेगा? जल धारा। जल जैसा है वैसा का वैसा आ रहा है और धारा जैसा है वैसा का वैसा आ रहा है। क्या ध्वनि में परिवर्तन हुआ? नहीं। इसी तरह इसका एक और उदाहरण लिखो, देश प्लस भक्ति क्या बनेगा? देशभक्ति। देश प्लस भक्ति, देशभक्ति। ये दोनों उदाहरण संधि के हैं या संयोग के? संयोग। अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें संयोग है या कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें संधि है, ये बात क्लियर है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? संयोग। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिया। अब एक प्रश्न लिखिए, इसी जगह पर एक प्रश्न लिखिए। संधि के लिए अपेक्षित नियम है। संधि के लिए अपेक्षित नियम है। संधि के लिए अपेक्षित नियम है। और विकल्प लिखिए 1 2 3 4 ऊपर से नीचे। नंबर 1 अर्थ परिवर्तन, नंबर 2 वर्ण परिवर्तन, नंबर 3 रूप परिवर्तन, नंबर 4 ध्वनि परिवर्तन। अपना संभावित उत्तर टिक करें अपनी कॉपी में, मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी में कि क्या उत्तर होना चाहिए। संधि के लिए अपेक्षित नियम क्या है? ठीक है, चौथा ध्वनि परिवर्तन, और तीसरा रूप परिवर्तन, और दूसरा वर्ण परिवर्तन, और पहले नंबर का है अर्थ परिवर्तन। तो संधि के लिए अपेक्षित नियम क्या है? अपना उत्तर टिक करिए, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। ठीक है, संधि के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या होना चाहिए? चलो टिक करो, देखो कॉपी में। शाबाश। 4 रुपए गोले क्यों करने? एक राइट करना नहीं। अरे मैं तो ऑप्शन लिखवा रहा हूँ, ये ऑप्शन है ABCD। हाँ तो एक राइट ऑप्शन। सर देखो फिर ये अर्थ चेंज होगा तो ये वर्ड भी चेंज हो रहे हैं। चलो आप जो भी समझ रहे एक बार राइट करो, फिर मैं समझाता हूँ। यही तो बात है। प्रश्न मैंने कहा ना, पर हिंदी के प्रश्नों को समझने के लिए थोड़ा और गहराई से जाना पड़ेगा। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अपना उत्तर, वेरी गुड। क्या हुआ? वेरी गुड, सही है। चलो बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही। सही आंसर है अर्थ परिवर्तन। किस किसने लिखा? हाथ खड़ा करें। गलत। रूप परिवर्तन सही आंसर है। रूप परिवर्तन। ये किसने लिखा है? ये तो बिल्कुल ही गलत। संधि के लिए ये मोटे मोटे शब्दों में लिखा है, नकल में भी अक्ल नहीं लग रहा है। संधि के लिए अब देखो प्रश्न की भाषा है। अपेक्षित का मतलब है अपेक्षा रखना, कम से कम ये चीज तो होनी ही चाहिए, तभी तो संधि है। और सही आंसर क्या होगा? ध्वनि परिवर्तन, अपेक्षित। जैसे कहीं हम जाते हैं और हम किसी के घर जाते हैं तो हम अपेक्षा रखते हैं कम से कम चाय पानी तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना? अपेक्षा रखते, हाँ एटलीस्ट पानी तो पिला देता कम से कम। कोई कितने साल बाद मिला, अरे वो नौकरी पे पहुंच गया, कम से कम हम अपेक्षा क्या रखते हैं? वो नमस्ते तो करता। अपेक्षित का मतलब होता है ये अपेक्षा की जाती है। तो ध्वनि में अपेक्षा क्या की, संधि में अपेक्षा क्या की जाएगी? यही होगा, तभी तो संधि होगी। ध्वनि परिवर्तन होगा तो अर्थ भी बदलेगा, रूप भी बदलेगा, वो बाद में। सबसे मुख्य, अरे मैंने कहा ना, सबसे पहले कौन आता है? ध्वनि के बाद शब्द है, वर्ण अर्थ सब बाद में। क्लियर है? ये प्रश्न थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए, ऐसा उलझाने के लिए दिया गया है। अगर ऐसा परीक्षा में आ भी जाए तो आपका उत्तर सिर्फ एक ही होना चाहिए, क्या? ध्वनि पर। बात समझ में आ गई? चलिए अब ये तो आपने प्रश्न लिख दिया, अब पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखिए। संधि शब्द
संधि शब्द सम प्लस धी से बना है। संधि शब्द सम प्लस धी से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से धारण करना। सम्यक रूप से धारण करना। सम्यक रूप से धारण करना। ठीक है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या लिखा आपने? सम्यक रूप से धारण करना। आगे इसको कंटिन्यू करिए। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, जिनके वर्गीकरण का आधार। संधि के तीन भेद होते हैं, जिनके वर्गीकरण का आधार परिणाम है। परिणाम है। इस आधार पर संधि के तीन भेद निम्नानुसार है। इस आधार पर संधि के तीन भेद निम्नानुसार है। ऐसे लिखना आपको। देखिए, परिणाम के आधार पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब थोड़ा लिखने की शैली समझ लीजिए कैसे लिखना है। यहां लिखोगे स्वर संधि, यहां लिखोगे व्यंजन संधि, यहां लिखोगे विसर्ग। टोटल हमारी कितनी संधि हो गई? 3। अब इसी के नीचे स्वर प्लस स्वर इजिकल टू क्या लिखना है? स्वर। और एक उदाहरण लिखना हमें, परम प्लस अणु परमाणु। फिर उसके बाद ऐसे एरो बना देना, और इसके भेद, स्वर संधि के भेद हमारे कितने? 5, जो हम आगे अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयन। इनके कोई भेद नहीं है, तो इनके लिए जगह छोड़ देना। व्यंजन संधि के लिए 3 बातें हैं। अगर स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, या व्यंजन के बाद व्यंजन, तीनों ही परिस्थितियों में परिणाम हमें क्या मिल रहा है? व्यंजन। तो ये संधि कौन सी है? व्यंजन। एक उदाहरण लिखना, बाकी हम बहुत उदाहरण पढ़ने वाले हैं। दिक् प्लस गज क्या बन गया? दिग्गज। इसी तरह विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर ऑब्लिक व्यंजन इजिकल टू विसर्ग का परिवर्तन। मन धन विज्ञान क्या बना? मनोविज्ञान। एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
लिख ले, लिखिए आराम से, कोई नहीं। स्वर संधि के कितने भेद हैं और संधि के कितने भेद हैं? 3, ये ध्यान रखना। एक बार हाईकोर्ट एलडीसी में ऐसे प्रश्न आया था और लड़के ने 5 लिख लिए उत्तर। प्रश्न पूछा था संधि के कितने भेद, स्वर संधि के भेद पूछे तो उत्तर 5 है, संधि के तो 3 ही है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लिख लिया सभी ने? चलो कोई नहीं, लिख लीजिए। व्यंजन संधि में हलंत लगाना जरूरी है, रखना। अगर हलंत नहीं लगाया तो आपका उत्तर गलत है, ये हलंत लगेगा। ठीक है, दिक दन गज क्या बनेगा? दिग्गज। ठीक है, सबने लिख ही लिया है तो चलिए। अब इसके बाद आपको स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। और ये पांचों भेद क्रमशः ऊपर से नीचे लिखने: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, इनको अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। परमाणु, रविंद्र, सुक्ति, इसमें दीर्घ संधि क्यों है? यहाँ पर हमें स्वर, हमें परिणाम, हमें आ मिल रहा है, यहाँ परिणाम बड़ी ई मिल रहा है, यहाँ परिणाम बड़ा ओ मिल रहा है, तो ये उदाहरण है। इसी तरह परिणाम यहाँ हमें क्या मिल रहा है? ए। यहाँ परिणाम क्या मिल रहा है? ओ। यहाँ परिणाम हमें क्या मिल रहा है? अर। इसी प्रकार यहाँ परिणाम मिल रहा है आई, यहाँ परिणाम क्या मिल रहा है? औ। यहाँ परिणाम हमें य, यहाँ परिणाम व, और ये मिल रहा है र। इस तरीके से समझाने के लिए केवल उदाहरण लिखे। आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम और इन सभी को आगे पढ़ने वाले। ठीक है, लिख लिया सभी ने?
अंकित महाराज स्पीड रखो, इतना बर्फ की तरह जमा जमा के लिखोगे तो फिर कल सुबह हो जाएगी। चलिए बाकी लिख लो। ये लिखने के बाद फिर आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब लिखना नहीं है आपको, क्योंकि अब दीर्घ संधि को पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान इन्हीं पर रखना आपको, क्योंकि अब मैं शब्द के अर्थ भी बताने वाला हूं। ठीक है, सारे उदाहरणों पर बात करने वाला हूं। लिख लिया सभी ने? चलो अब कॉपी बंद कर लीजिए। सबसे पहले नंबर की जो संधि है वो हमारी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में हमें पता है कितने परिणाम मिलेंगे? 3, आ, ई और ओके। सबसे पहली बात, इनका नियम क्या है जो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर परिणाम हमें आज चाहिए तो ऐसी स्थिति में इसके लिए जो नियम निर्धारित किया गया है वो क्या है? अगर हमें परिणाम बड़ी ई चाहिए तो उसके लिए क्या नियम निर्धारित किया गया, और बड़ा ऊ चाहिए तो उसके लिए नियम क्या निर्धारित किया गया है, वो हमें जानना। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इस आ के परिणाम की। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में अ मिले या लेफ्ट हैंड साइड में हमें आ। ऑनलाइन किसी छात्र ने सवाल किया था, सर परम प्लस अणु में म जो है वो तो व्यंजन है, लेकिन वो म व्यंजन तो है, लेकिन ये म बनता कैसे? म धन अ से, तो अंत में कौन आ रहा है? अ आ रहा, इसीलिए वो स्वर प्लस स्वर का योग माना जाता है। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे वो आगे वाले को तोड़ने पर ही है सारा खेल। अ और आ के बाद कौन आ जाए? अ या फिर कौन आ जाए? आ, मतलब इनसे प्रारंभ होने वाली ध्वनि। तो इन सभी परिस्थितियों में परिणाम हमें मिलने वाला है आ। ये सजाती है दोनों, देखो कोई दूसरा अदर नहीं आ रहा है, और इसमें से दीर्घ होता वही मिलेगा। इसकी बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे हमें छोटी ई या बड़ी ई, और राइट हैंड साइड छोटी ई या कौन है? बड़ी ई। परिणाम हमें क्या मिलेगा? बड़ी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कहा यण संधि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दीर्घ संधि में जितना ये महत्व नहीं रखता है उतना ये दोनों महत्व रखते हैं। इसका कारण है हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं है। हम उन शब्दों के साथ कई बार अन्याय कर लेते हैं जिनकी मात्रा हमने बचपन में गलती से गलत कर दी है, और आज दिन तक हम उनसे गलत ही लिख रहे हैं। इस संधि में आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आने वाली है वो सारा खेल जो है वो मात्राओं का ही है। इसका मतलब ये कि हमें इस संधि में बचपन के दिनों की तरफ जाना पड़ेगा और उन शब्दों को वापस रिवाइंड करना पड़ेगा, उनकी मात्रा कैसी थी। अगर हमने सही लिख रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत कर रहे हैं तो फिर वो संधि आपकी, अभी मैं बताऊंगा, देखना कि वो गलती कैसे हो रही है। ये मात्रा आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेंगे ई या बड़ी, और राइट हैंड साइड में ये आपके बड़ी ई या छोटी ई। ठीक है, चलिए और अब हम बात करें इस पर, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा ऊ या मिलेगा बड़ा ऊ, ये हमें मिलेंगे। इसके अलावा राइट हैंड साइड में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, इनसे प्रारंभ होने वाला कोई शब्द, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? बड़ा ऊ। ठीक है, ये हमें मिलने वाला। तो इनमें ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं ये मानता हूं। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगा उस समय आपको इनकी मात्रा खूब सारी याद कराऊंगा, लिखाऊंगा भी, इनको बड़ी गहराई से समझना। अब इनमें से भी अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर, ये परिणाम आ कैसे मिलता, उसके उदाहरणों पर आ रहा हूं मैं। ठीक है, कल जो उदाहरण पढ़े उस पर हम पहले बात कर रहे हैं, और उसमें से वो उदाहरण पहले पढ़ाऊंगा जो मैंने कल नहीं पढ़ाया, लेकिन शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसे आप याद कर भी लेना। और वो शब्द है मुरारी। कौन सा शब्द है? मुरारी। देखिए ये दो शब्द मैं लिख रहा हूं, और ये दो शब्द परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ध्यान रखना, जानकारी के अभाव में, प्रचलित रूप में, व्यापक रूप में इस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक आपको दिखेगा, परंतु ये अशुद्ध है, नंबर एक। और अशुद्ध कहां मिलता है और किस जगह पे मिलेगा, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको बता लेता हूं। आपने अगर मुरारी बापूजी का नाम सुना है तो
किस किसने मुरारी बापू का नाम सुना है? अच्छे कथावाचक है, कथा का वाचन करते हैं, ठीक है। और नाथ द्वारा में अधिकतर मदन जी उनको लेकर के आते हैं, और अभी क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया गया है, तो मदन पालीवाल करके जो है वो मुरारी बापू को लेकर के भी आते हैं, कथा वाचन भी करते हैं। मिराज ग्रुप नाम सुना होगा, उनके एमडी हैं जो, वो इनको लेकर के आते हैं। अब जब उनको लेकर के आते हैं तो कोई उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है? जब प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया में ये मुरारी छपता है। कहां? जैसे अखबार में, जैसे कहीं होर्डिंग्स में, जैसे किसी कार या स्कूटर या और कोई गाड़ी है उसके पीछे फ्लैक्स के रूप में कि मुरारी बापू के द्वारा भव्य कथा का आयोजन दिनांक यहां से यहां तक इस ग्राउंड में हो रहा है। तो वो शब्द इतना व्यापक रूप से हमारे सामने आता है और हम उसे बार बार मुरारी मुरारी देख करके इस शब्द को हम शुद्ध मान लेते हैं, परंतु ये शब्द क्या है? अशुद्ध है। तो ये शब्द आपको परीक्षा में मिले तो इसे आपको शुद्ध नहीं मानना, इसे अशुद्ध मानना। अब ये शुद्ध है तो इसके पीछे का कंसेप्ट को समझे थोड़ा। तो ये मुरारी क्यों है? याद रखें, ये मुर नाम का एक राक्षस था। मुर नाम का कौन था? राक्षस। और इधर आ गया अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु। अब देखो ये जो र है, अब इस र का जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां वो डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं ये र कैसे बनता है। र, अ की ध्वनि आ रही है, इधर कौन आ रहा हमारा? अरि, और ये आगे। अब मुझे एक बात बताओ, अ और अ मिलके क्या बनाएगा? आ। ये बन गया आ। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये र आधा आ की मात्रा इसमें हम जोड़ देंगे तो ये र की जगह क्या बनेगा? रा। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब बचा कौन? मु। ये ले आओ। और इधर कौन बचा? री। अब आपको समझ में आ गया ये मुरारी शब्द कैसे बना हुआ है। संधि में आपको सिर्फ ध्यान रखना है इस शब्द के आगे क्या हो रहा हमें कोई लेना देना नहीं है। अंत में जहां हम संधि टुकड़े कर रहे हैं, ये देखो ये टुकड़े यहां से कर रहे हैं, तो यहां और यहां वाले में आपको देखना है, यहां जो प्रारंभिक वर्ण है वो और यहां जिसका अंत वाला वर्ण है उसके अंदर ही संधि होती है। जो मेन नियम वो है वो ये। अब बात करते हैं, मुर एक राक्षस है, अरि यानी शत्रु। मुर राक्षस का मर्दन करने वाले कौन थे? आपको पता होना चाहिए। मुर राक्षस का मर्दन किया था भगवान कृष्ण ने, इसलिए मुरारी कहा जाता है भगवान कृष्ण को। अगर समास पूछे इसमें तो बहुब्री लिखना, क्योंकि कृष्ण भगवान तो एक ही है दुनिया में। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किस में आता है? बहुब्री समास में। और आपने ये भी सुना होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये शब्द तो कहीं कहीं आपने पढ़ा है। तो मूर्धन अरि से क्या बन गया? मुरारी। ये खाली समझाने के लिए। अब हर बार मैं ऐसे विश्लेषण नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट उदाहरण देकर के समझाऊंगा। चलिए अब कुछ अरि से संबंधित उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए ये एक शब्द है रावण, और इधर आ गया अरि, और अब मुझे बताओ क्या बनेगा? रावणारी। अर्थात रावण का शत्रु कौन है? भगवान राम। ठीक है, इसी प्रकार ये है कंस, और इधर आ गया अरि, और क्या बनेगा? कंसारी। कंस का शत्रु कौन था? श्री कृष्ण। क्लियर है? इस तरीके से समझते रहना आप इसको। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। ये कल पढ़ाया उसका उदाहरण, यह है उरग। उरग यानी सांप, और अरि यानी शत्रु, और क्या बनेगा? उर्गारी। अर्थात ये क्या अर्थ हो गया? नेवला या गरुड़ कह सकते हो, बात कह सकते हो। ठीक है, उरग प्लस अरि से। इसी प्रकार से देखिए ये है मृग। मृग यानी हिरण, जिसको हरिण कहा जाता है शुद्ध रूप से, और अरि यानी शत्रु, और क्या बनेगा? मृगारी। अच्छा बताइए मृग का शत्रु कौन है? शेर। वो मृगारी ये शेर का पर्यायवाची, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक और मैंने कल पढ़ाया था आपको, यह है मदन। मदन यानी कामदेव, और अरि का अर्थ होता है शत्रु, और क्या बनेगा? मदनारी। अर्थात कामदेव का शत्रु जगत प्रसिद्ध एक ही है, कौन है? भगवान शिव। शिव को कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से देखिए यह है दाव। दाव का अर्थ होता है वन, और अनल का मीनिंग होता है आग। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल। ये दावानल कल पढ़ा के गया। इसी प्रकार देखिए यह है बड़व। बड़व यानी समुद्र, और अनल यानी आग। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बड़वानल। इस तरीके से शब्द बनेगा। इसी प्रकार ये है जठर, और ये है अनल। अनल यानी क्या?
आग, और ये बनेगा जठरा नल। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठरा नल। क्लियर है? इसके अलावा हमने कल और कुछ शब्द पढ़े, उस पर बात कर लेता हूं। यह है शश। शश का मीनिंग खरगोश। अंक का मतलब होता है गोद। जिसकी गोद में खरगोश खेलता है क्या होगा? शशांक। चंद्रमा को कहते हैं। इसी प्रकार यह है मृग, और इधर आ गया अंक, और क्या बनेगा? मृगांक। अर्थात जिसकी गोद में कौन खेलता है? हिरण। मृगांक चंद्रमा को ही कहते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, यह है सुधा। सुधा का देखो, अब आ का उदाहरण आ गया। इधर आ, पहले अ चल रहे, अब इधर कौन आ गया? आ। सुधा, और इधर आ गया अंशु। अंशु कहा जाता है किरण, रश्मि को कहा जाता है। आ और अ मिलके, और ये बनेगा सुधांशु। अर्थात अमृत रूपी किरणें बिखरने वाला कौन है? चंद्रमा। और एक और मैंने इस पर बात कही थी, हिम प्लस अंशु, और क्या बनेगा? हिमांशु। ये सब बातें मैंने कल कही थी, उसी पर मैं बात कर रहा हूं। ये सब कौन है? चंद्रमा। ये चंद्रमा के पर्यायवाची। चलिए, अब जो बात नहीं की है, अब उनका संधि विच्छेद हम कैसे करें, उस पर मैं बात कर रहा हूं। खास खास जो उपसर्गों से संबंधित भी है। जैसे देखिए, यह है स। स का अर्थ होता है सहित, ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये शब्द। और ये है अवधान। मुझे याद आता है आरबीएससी 2005 में और 2006 में इस शब्द पर बात हुई थी। स प्लस अवधान, और अ मिलके क्या बनेगा? आ, और ये बनेगा सावधान। अब इसका मीनिंग, स का मतलब होता है सात, अवधान, और इसी के पैरेलल एक और शब्द होता है, और वो होता है अवदान। और ये दोनों पूछेंगे, आपके नोट्स में है, आपको जब मिलेंगे, आपकी बुकलेट आप लोगे यहां से, तो उसमें आपको मिलेंगे। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आगे। इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। अवधान का मीनिंग है ध्यान या मनोयोग। स का मतलब होता है साथ, यानी कि ध्यान के साथ। तो कई बार हम नहीं कहते अटेंशन, सावधान, तो ध्यान के साथ सुनिए, इसका मीनिंग है सावधान। इसका मतलब ये नहीं जैसे यूं हो जाओ। सावधान का मतलब क्या कहा जा रहा है, सुनिए, उसकी बात को सुनिए। अटेंशन का कहते हैं अटेंशन प्लीज, तो इसका मतलब यही है, ध्यान के साथ। और इसका मीनिंग क्या है? योगदान, प्रशंसित कार्य। जैसे मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा अवदान है। आपको हिंदी पढ़ाने में मेरा अवदान है। अवदान यानी योगदान। तो सावधान अवदान क्या बन गया? सावधान। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आ गया सादर। क्या आ गया? सादर। तो यहां आ जाएगा स, और इधर आ जाएगा आदर, और ये बनेगा आदर के साथ। सादर प्रणाम, यानी आदर के साथ प्रणाम। चलिए, अब मान लीजिए ये आ गया, जैसे अब सानुरोध। क्या आ गया? बताओ इसका संधि विच्छेद। साधन अनुरोध। बताओ इसका अर्थ क्या होगा? अनुरोध के साथ। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से शब्दों को समझना है, कहां इसका संधि विच्छेद हो सकता है, इसका सार्थक अर्थ कहां से निकल सकता है, उससे हम संधि विच्छेद करते हैं। चलिए, और कुछ उदाहरण को ले लेते हैं हमें। जैसे ये है दया, और ये जेठालाल आनंद। अब मैं आ और आ के उदाहरण समझा रहा हूं। दया प्लस आनंद क्या बनेगा? दयानंद। दया करने से जो आनंद की प्राप्ति होती, ठीक है। जैसे ये देखिए, बचपन में हम तो यही पढ़ के आए थे विद्यालय में, कक्षा 6ठी-7वीं में। ये चिकित्सा, और इधर क्या आ गया? आलय, और क्या बनेगा? चिकित्सालय। अब इसका थोड़ा मीनिंग समझ लो, फिर ऑटोमेटिक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। चिकित्सा तो आप सभी जानते हो, इलाज करने से संबंधित है। आलय का मीनिंग है स्थान, ऐसा स्थान जहां चिकित्सा होती हो, वो चिकित्सालय। ऐसा स्थान जहां देव रहते हो, देवालय। ऐसा स्थान जहां पुस्तकें रहती हो, पुस्तक धन आलय। जो हिम का स्थान हो, अब आया समझ में? आलय का मीनिंग होता है स्थान। इस शब्द समझने जरूरी है, ऑटोमेटिकली आपको उसका संधि विच्छेद क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, ये है युग, और इधर आ गया अंतर। बताओ क्या बनेगा? युगांतर। युग में अंतर होना क्या बना? युगांतर। बात समझ में आ गई? चलिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द पढ़ा रहा हूं।
और ये इसमें गलती नहीं करनी, ये शब्द शुद्धि का मसला है, इसलिए कह रहा हूं। कहीं और आपको वैसा दिखे तो उसको रहने देना। उन्होंने हमारी हिंदी बहुत बिगाड़ी है, और वो शब्द ये वाला क्या है, ये गीतांजलि। मुझे भी दुख होता है जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं और ये शब्द आ जाता है। और ये हमारे उदयपुर में एक मेडिकल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, प्राइवेट सेक्टर में, गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल। अब इतनी बड़ी जो गलती है, इस वास्तविक जो शब्द है वो क्या है? वो वास्तविक शब्द ये है, शुद्ध शब्द ये है गीतांजलि। क्या शब्द है? ये गीतांजलि। ये अशुद्ध है, तो अब इस पर अपन बात नहीं करेंगे। एक तो अब इस पर बात कर रहे गीतांजलि। तो ये गीतांजलि शब्द बना कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये है गीत, और इधर आएगा अंजलि। क्या आ रहा है? अंजलि। एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये अंजलि का कंसेप्ट क्या है। अंजलि कहलाती है हाथों की ये मुद्रा, हाथों की ये मुद्रा अंजलि कहलाती है। अब इसके अंदर आप क्या रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसमें श्रद्धा के भाव रख रहे हो तो श्रद्धांजलि। कभी भी देखना अखबार में श्रद्धांजलि लिखा हुआ मिले और गलती से मात्रा बड़ी दिखे, इसका मतलब वो नौसिखिया है, उसे श्रद्धांजलि का कंसेप्ट पता नहीं, वो मैसे लिख दिया, मिलता अखबार में देखना, एक तो ये श्रद्धांजलि होता। अगर आप पुष्प रख रहे हो तो पुष्पांजलि। किसी के घर जाना और वहां दो सुंदर बालाएं हाथ में फूल लेके ऐसे खड़ी रहती है, वो फोटो देखना, हकीकत में नहीं होता, फोटो में ही होता वो, और वेलकम लिखा हुआ रहता है, चित्र देखा मैं, तो वो पुष्प की अंजलि है, वो पुष्पांजलि। गीत की अंजलि गीतांजलि, तिल की अंजलि तिलांजलि, काव्य की अंजलि काव्यांजलि। अब बात समझ में आ गई। कोई सी भी अंजलि हो, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, काव्यांजलि, गीतांजलि। इवन सचिन की पत्नी सचिन से 6 साल बड़ी है, उसका नाम भी अंजलि है, पर मात्रा उसकी भी छोटी होगी, बड़ी नहीं है, ये ध्यान रखना। अंजलि कोई सी भी हो, मात्रा सदैव कैसी आएगी? बड़ी, बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी। ये समझ में आ गया गीतांजलि। तो गीत प्लस अंजलि से क्या बनेगा? गीतांजलि। ये ध्यान रखना, तो यहाँ गीता नहीं करना, वहां पुष्पा नहीं करना, तो पुष्प होता है, सार्थक अर्थ को समझना हमें। क्लियर है? चलिए कुछ आगे और शब्द ले लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस बात समय होने आ गया, मुझे लगता है ज्यादा हो गया, इसको हम कल बात करेंगे, ठीक है। ये शब्द है सबसे इंपॉर्टेंट आज का और अंतिम शब्द, और आज आपको लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, ये फाइल आते ही सबसे पहले पीडीएफ हम खोलेंगे, रामायण, और ये बनेगा राम प्लस अयन। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो अणा है और ये कौन है? रामायण शब्द में 2 संधि। कितनी संधि है? 2 संधि है। नंबर 1, अ और अ मिलके क्या बनेगा? आ। लेकिन न अणा में कैसे बदला, जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। हम कल बात करेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।